पहुंच रही है। गुड इवनिंग विक्रम, गुड इवनिंग नरेंद्र, गुड इवनिंग एसपी चालिया, प्रमोद कुमार। Send a thumbs up. हेलो सर, हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स में आपका थम्स अप अभी तक नहीं आया, मैं उसी को देख रहा हूँ कि शुरू कर पाऊँ। गुड इवनिंग, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कंफर्म हो गया, क्लास आप तक ठीक पहुँच रही है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स में हम एक एक मॉडल को विद एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे। शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ हर मॉडल के बारे में जितनी बात आप जानते हैं, उसके बाद उसको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ हमें इसके बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था या थोड़ा बहुत मालूम था, कंफर्म नहीं था। एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती हमें। हाँ, राम राम जी, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम कौन से मॉडल से जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम है। देखिए, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मॉडल लिया है मैंने, कौन सा? मे के बारे में मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आपने इसको कहाँ सबसे ज़्यादा सुना है? आप ही ने सबसे ज़्यादा बोला है इसको। कहाँ बोला है? स्कूल्स में। मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, ये सारा दिन ही चलता है स्कूल्स में, है ना। यहाँ से अगर हम देखें इस सेंटेंस में कि मे का जो सही मीनिंग हो रहा है ना यहाँ, वो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए यूज़ होता है। मे आई कम इन मैम, बच्चों का बोलना, ये परमिशन ली जा रही है। और टीचर का कहना, मैम हो या सर, टीचर का कहना यस यू मे कम इन, तो यहाँ परमिशन दी जा रही है। ठीक है। सेंटेंसेस क्या कहते हैं? ये 3-4 सेंटेंसेस क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। इतनी सी बात तो मैं सीधी बोल सकता था और आपको समझ भी आ रही है। सेंटेंस जो लिखा है वो है टू सीक परमिशन, हाँ परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। आपको सेंटेंस मॉडल में दिया है यहाँ मे आई कम इन करके, और ऊपर लिखा है कि अगर आप मॉडल यहाँ यूज़ ना करते तो कैसे समझाते किसी को कि हम ये बात कहना चाहते हैं। मे का जो मतलब है, मे के कई मीनिंग बनते हैं। मे पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है, मे परमिशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, कई जगह यूज़ हो रहा है। कहाँ कहाँ क्या मतलब बनता है, क्या मीनिंग बनता है, उसको देख रहे हैं हम। एम आई अलाउड टू कम इन, अगर मॉडल बच्चा यूज़ ना करे तो क्लास में आने से पहले मे आई कम इन की जगह क्या कहना चाह रहा है वो मन से? क्या आप मुझे अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए? मे का ये मतलब बैठ रहा है ना। मे आई सॉरी, एम आई अलाउड टू कम इन या एम आई परमिटेड टू कम इन, अगर हम मॉडल यूज ना करते और इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को जो इनका मीनिंग बनता है उसको मॉडल के जरिए कहें तो मे आई कम इन, तो हमें ये मालूम है मे का यहाँ क्या मतलब बन रहा है, मे का क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है। और टीचर का कहना है यस यू मे कम इन, तो यहाँ परमिशन ग्रांट की जा रही है, परमिशन देने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ये मालूम था आपको। हमें ये देखना था कि मे का जो एक एक मीनिंग हर बार मे का क्या आ रहा है। चलिए आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस में मे का दूसरा मीनिंग क्या होता है। पॉसिबिलिटी के लिए, लाइकलीहुड के लिए। हेडिंग से कुछ समझ, हाँ पढ़ा हुआ है, हमारा हेडिंग पढ़ी हुई है, लेकिन अभी छोटे सेंटेंसेस चल रहे हैं। बीच में जहाँ आपको ऐसा लगे, शुरू में ऐसा लगेगा क्लास में थोड़ी सी इजी बात से शुरू किया गया है, बीच में जहाँ आपको लगेगा कि इस पॉइंट पे हमें कुछ चाहिए था, वहाँ हम समझाएंगे और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यहाँ काम का है उसको इलेबरेट करेंगे, है ना। सारे इजी नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मॉडल किस तरह पूछा जाएगा, उसका क्या मतलब बनता है, वो बीच में आएगी बात।
तो क्लास को लास्ट तक देखते रहें, बने रहें। ही इज लाइकली टू कम टुडे, 2 बार एक बात को लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट ही विल कम टुडे। अभी तक मॉडल यूज नहीं किया गया। अगर मॉडल यूज करते तो क्या कहते, ही मे कम टुडे। क्या मे का मतलब यहां परमिशन लेना या परमिशन देना है? जब सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ही इज लाइकली टू, तो कुछ स्टूडेंट्स यहां लाइकली टू का मतलब नहीं जानते। लाइकली टू का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है कि आज वो आ जाए। ही इज लाइकली टू कम मतलब हो सकता है, संभावना है उसके आने की। ही इज लाइकली टू कम टुडे। मॉडल अभी यूज नहीं किया। फिर दोबारा उसी बात को क्या कहा गया, इट इज पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है, दैट ही विल कम टुडे। अभी भी मॉडल यूज नहीं हुआ। जब मॉडल यूज किया तो आपकी इतनी बड़ी बात को मॉडल के सिर्फ मे ने संभाल लिया। यहां मे का मतलब परमिशन लेना देना नहीं है। ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, उसके आने की संभावना है, ये बताया जा रहा है। सेंटेंस छोटा था, इजी था, अभी तक ऐसी परेशानी नहीं है, आपको आता है। इट मे रेन टुडे, आपने देखा आसमान में घने बादल छाए हुए, तो हम बहुत बार ये सेंटेंस बोलते हैं आज बारिश हो सकती है। उसका मतलब ये होता है आज संभावना है कि पूरी संभावना है बारिश होने की, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए बोला जा रहा है। इट मे रेन टुडे, मे का मतलब ना तो अब परमिशन लेना ना परमिशन देना, ना तो बन क्या रहा है, लाइक्लीहुड या पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि बारिश हो, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, इट मीन इट इज पॉसिबल। इट मे रेन टुडे। यू मे मिस योर ट्रेन, मतलब थोड़ा जल्दी करो, आप जिस तरह काम कर रहे हैं ना, तो पूरी संभावना है कि आप अपनी ट्रेन मिस कर देंगे। तो संभावना जताने के लिए सेंटेंसेस में मे का यूज किया जाता है। अभी तक इजी। नेक्स्ट देखें, चाहें तो आप पहले सीधा सेंटेंस को देखें, मॉडल वाले को। मे यू लिव लॉन्ग, हाँ मे यहां भी यूज होता है, आपको मालूम है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। यहां मे का मतलब आपसे पूछा जाए, या मे का मीनिंग पॉसिबिलिटी है या परमिशन लेना देना, ना परमिशन लेना देना ना ही पॉसिबिलिटी। इसका मतलब मे का जो तीसरा यूज है, हम थर्ड यूज पे आ गए हैं। गुड विशेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए भी मे का यूज किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स के लिए, विश के लिए यूज होता है। आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज था। तो 3 मे के यूजेस निकले हैं। एक पहला परमिशन लेना या परमिशन देना, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, तीसरा इन सेंटेंसेस में पता चल रहा है गुड विशेस के टाइम, ब्लेसिंग के टाइम भी हम मे शुरू में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस को सीधा पढ़ें, उसके बाद हम पहचानेंगे ये पर्पस क्यों लिखा है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, सो दैट, ताकि यू मे पास। अब यहां यू मे पास का मतलब संभावना भी नहीं है। क्या बोला जा रहा है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, ताकि ऐसा हो सके, ताकि आपका पर्पस पूरा हो सके। ऊपर पर्पस लिखा है ना, कौन सा पर्पस पूरा हो सके, सफल होने का, पास होने का। काइंडली इश्यू मी माई टीसी, आपको याद होगा क्लास 5th में, 6th में, 7th में आप टीसी की एक एप्लीकेशन लिखते थे, आज तक कईयों को याद है। तो उसमें एक लाइन आती है, काइंडली इश्यू मी माई टीसी सो दैट आई मे टेक एडमिशन एल्सवेयर, ताकि मैं कहीं और एडमिशन ले सकूं। तो यहां अगर पूछा जाए मे का क्या मतलब है, तो जिसे नहीं पता वो रटी रटाई बात कर सकता है। मे मतलब सर उसके लिए यूज होता है, जैसे परमिशन लेते हैं ना सर, जैसे परमिशन देने के लिए, तो आपको मालूम है यहाँ तो परमिशन ना तो ली जा रही है ना ही दी जा रही है। सर मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की दर्शाई नहीं जा रही कि आज ऐसा हो सकता है या कल ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी किसी चीज़ की नहीं है। चौथी चीज़ पे हम घूम रहे हैं कि पर्पस के लिए भी यूज होता है। सो दैट के साथ आगे मे लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये पर्पस पूरा हो सके, ताकि हमारा ये पर्पस पूरा हो सके। मुझे मेरी टीसी इशू कर दीजिए ताकि
कौन सा पर्पस पूरा हो सके, मैं दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन ले सकूं, तो पर्पस के लिए यूज हुआ है। पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन लेने देने के लिए और पर्पस के लिए, चारों बातें आ गई हैं। आगे देखो, आसान पॉइंट था इसलिए मैंने थोड़ा सा, आसान पॉइंट था इसलिए थोड़ा सा स्पीड से निकाला। दूसरे मॉडल को सामने ले आए। मॉडल क्या कहता है? माइट। स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है, इतना आपने भी सुना है कि मे का पास्ट होता है माइट, और यहां हेडिंग में लिखा भी हुआ है मे का ही पास्ट। अब मे का पास्ट कैसे होता है? इट मीन्स मे मॉडल को ही अगर बीते टाइम के लिए, पास्ट के लिए बोलना हो तो हम माइट बोल देते हैं। देखते हैं दोनों में डिफरेंस भी आगे आएगा। इट माइट रेन येस्टरडे। येस्टरडे कब की बात है? बीती, यानी पास्ट की। हमने यहां ऐसा तो नहीं कहा है अभी इट मे रेन येस्टरडे। मे क्यों नहीं बोला? क्योंकि बात पास्ट की थी, और मे का पास्ट क्या होता है? माइट। इसलिए हम पास्ट की बात में, पास्ट के सेंटेंस में मे की जगह माइट करते हैं। यूं मानिए कोई अगर इंग्लिश में वीक भी है ना, तो उसको भी ये पॉइंट समझ में आ सकता है कि आप यूं मानिए ये मे ही लिखा है, माइट नहीं लिखा। क्या लिखा है? मे। और हमें मालूम है बात पास्ट की है, इसलिए उसको माइट कहा जा रहा है। बात पास्ट की इसलिए माइट कहा जा रहा है, मे का ही रूप है ये। तो मे का पास्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं। शी माइट कम हियर येस्टरडे। संभावना थी कल उसके आने की। कौन से कल? आने वाले कल या बीते कल की बात हो रही है? येस्टरडे लिखा है, तो कल यानी जो बीत गया, कल उसके आने की संभावना थी। शी माइट कम हियर येस्टरडे। आई नहीं, संभावना थी, इसलिए मे की जगह क्या यूज किया गया? माइट। लिखा ये मे ही है ऐसा मानिए, अलग से याद ना करना पड़े, मे ही लिखा है, और येस्टरडे के लिए, बीते समय के लिए हम। अब आती है बात कि इसका कोई ऐसा यूज भी है कि प्रेजेंट में ही माइट यूज हो रहा हो, वहां भी आएंगे हम। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा धीरज रखना है। इजी सेंटेंसेस के बाद हम उस पे आएंगे जो एग्जाम के काबिल भी बनती हो बात। अभी माइट चल रहा है। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। सर समझ नहीं आई, रिमोट पॉसिबिलिटी क्या चीज़ होती है? हिंदी में लिखा है कम संभावना, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाओ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रेजेंट की बात हो रही है, अब पास्ट की नहीं। पास्ट का तो हमने देख लिया, मे का पास्ट कैसे कहते हैं? माइट कहते हैं, लेकिन बात साफ पता चलता है पास्ट की थी। येस्टरडे लिखा था, है ना, लास्ट ईयर लिखा, लास्ट नाइट लिखा। बीती बात के लिए हम कर रहे थे कोई संभावित बात, इसलिए हमने मे का माइट बोल दिया। ही इज वेरी बिजी, देर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ हिम अटेंडिंग द पार्टी। वो बिजी बहुत है, मुझे पता है वो नई पार्टी में नहीं आ पाएगा, बहुत कम संभावना, आ जाए तो आ ही जाए, ऐसा चल रहा है सेंटेंस। इतनी बड़ी बात को मॉडल के रूप में अगर कहे ना, तो बात कितनी छोटी हो गई। देखो, ही माइट अटेंड द पार्टी। अगर हम अब यहां सोचें, सर माइट तो पास्ट के लिए यूज होता है ना, तो इसमें तो नहीं लिखा बात पास्ट की, इसमें तो साफ आपने क्या लिखा है? बात कब की है? प्रेजेंट की। इट मीन्स माइट का यूज प्रेजेंट में तब किया जाता है जब संभावना बहुत ही कम हो। साफ लिखा है ऊपर, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना हो। जब आपने देख लिया, यहां उसने कह दिया ही इज वेरी बिजी, वो बिजी बहुत है, हो सकता है पार्टी में देखो आ जाए तो आ ही जाए, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे तो संभावना नहीं है, पर अगर आ जाए तो क्या पता आ ही जाए, टाइम निकल आए तो आपको मालूम है उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो माइट बोलने से सुनने वाले को पता चल जाता है कि क्या चीज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, कौन सा सेंस कन्वे करने की कोशिश की जा रही है ना। अगर हम यहां कह दें ही मे अटेंड द पार्टी, इसका मतलब बात तो संभावना पे ही है, लेकिन संभावना ज्यादा है। कैसे, मैं आपको बताऊं। यहां मान लीजिए लिखा है ही मे अटेंड द पार्टी, तो सर क्या फर्क है फिर इसमें? ही मे अटेंड द पार्टी की हिंदी भी वही बनती है, वो पार्टी में आ सकता है। मैं ही जिसको कह रहे हैं उसका कोई नाम रख देते हैं, अरुण रख दिया, अरुण माइट अटेंड द पार्टी।
इसका मतलब है मे अगर आपने बोल दिया तो अरुण आपसे बोल के गया है आप पार्टी में आओगे, हाँ मैं आऊँगा, तो मेरी भी पूरी संभावना मैं भी आऊँगा, क्योंकि शाम को काम कोई है नहीं तो मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 बजे 7:30 बजे मैं पार्टी में आ जाऊँगा। तो आने की संभावना पूरी क्यों है? क्योंकि उससे बात हो चुकी है और उसने मना नहीं किया, थोड़ा सा काम है मुझे, वैसे मैं आ जाऊँगा। तो ये देखिए ही मे बोलेंगे, ही मे अटेंड द पार्टी, संभावना ज़्यादा है, और संभावना जब बहुत कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो हम माइट का यूज़ प्रेजेंट में भी कर देते हैं। ओके, चलिए आगे। वी माइट गो टू डिनर टुनाइट, सेम बात है। इसका मतलब आपके पास शाम को टाइम तो कम होगा, ये पहले से पता है आपको, लेकिन फिर भी कभी 2-3 दिन पहले पिछले वीक बात हुई थी कि हम ना सैटरडे को हम उस दिन होटल चलेंगे, हम खाना बाहर खाएंगे, डिनर पे चलेंगे। तो उस बात को देख करके हमने कहा वी माइट गो, जा सकते हैं, संभावना है तो कम, यानी इतनी पूरी बात बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि संभावना है तो कम, फिर भी हम जा सकते हैं, पूरी बात नहीं, अकेला मॉडल ही संभाल लेता उसको। माइट कह दिया तो सुनने वाले को अगर माइट का नॉलेज है वो समझ गया कि यहाँ ये कह रहा है, इसका आना तो है मुश्किल ही है ना, संभावना बहुत कम है। आई माइट कॉल यू, तो सारे सेंटेंसेस यहाँ ये बताते हैं कि प्रेजेंट के अंदर मे का पास्ट ना समझा जाए कि मे के पास्ट के रूप में यूज हो रहा है, ये माइट का प्रेजेंट शक्ल है, प्रेजेंट में भी आप यूज कर देते हैं। चलिए आगे। चेंज करते हैं मॉडल, कौन सा मॉडल आ गया देखिए। कुछ दिन पहले शुरुआत की क्लासेस में एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर प्लीज़ टेल अस द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शेल। उसका आज जवाब मिलेगा। मैंने वहाँ कह दिया था कि जब मॉडल्स पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे, पूरी बात करेंगे बीच में तो अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है तो डिविएट हो जाएगा, है ना। क्या सेंटेंस है, यूज़ किसका करने लग गए हम, मे और माइट चले गए, अब किसका यूज़ कर रहे हैं हम, विल का। विल का यूज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक यूज़ तो आता है। वो कौन सा यूज़ है, जब हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं तो विल का यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, लिखते हैं तो विल का यूज़ कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। आई विल गो टू दिल्ली, सिंपल फ्यूचर टेंस बना हुआ है, हमें यहाँ कोई शक नहीं है कि विल का क्या मतलब है क्या नहीं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस जब भी बोलते हैं तो विल शेल का हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी विल की बात हो रही है, अभी शेल को बीच में नहीं लाया, हमें मालूम है विल का भी करते हैं शेल का भी करते हैं, तो विल का यूज़ हम कर देते हैं जब हम सिंपल फ्यूचर की बात कोई करने वाले होते हैं। एक चीज़ तो हमें मालूम थी सर, आगे भी है क्या कुछ, देखते हैं। ही विल कम बैक टुडे, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर के 2 सेंटेंसेस आपके सामने रखे। इसके बाद देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर के अलावा भी कोई बात बनती है क्या। आई विल गिव यू ए वॉच, और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ ऐसा मानो किसी से कोई प्रॉमिस किया जा रहा है। इसको पॉइंट को अलग मत मानना, मेरा फर्ज था ये बताना कि यहाँ क्या चल रहा है। आई विल गिव यू ए वॉच, मैं आपको एक घड़ी दूंगा। सर है तो सिंपल फ्यूचर की बात ना, कोई अलग तो नहीं हुई, लेकिन इसमें एक प्रॉमिस शो हो रहा है कि मैं तुम्हें एक घड़ी, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको मैं एक घड़ी दूंगा। बात तो किधर जा रही है, फ्यूचर की। एक बार पॉइंट सामने आपके रख दिया कि प्रॉमिस के लिए भी ऐसा किया जाता है। जब हम, आपने पूछा था सर आई के साथ तो शेल आता है, तो उसका जवाब भी यहां मिल रहा है। आई के साथ वैसे हम क्या नियम पढ़ते हैं, आई और वी के साथ तो आता है शेल और बाकी सबके साथ आता है विल, लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं बाद में पढ़ते हुए कि बुक्स में ही बताने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस में आई और वी के साथ तो लगा रखा है विल, और बाकी कईयों के साथ ही के साथ भी, यू के साथ भी शेल लगा रखा है। तो ये बात समझ में नहीं आती, क्या यूजेस होते हैं इनके, वो यहाँ आने वाले हैं। आई विल गिव यू, तो प्रॉमिस जब करते हैं ना आप, तो आई शेल की बजाय आई विल, ताकि नजर आए ये प्रॉमिस हो रहा है। प्रॉमिस के टाइम ऐसा किया जाता है। आई शेल की बजाय आई विल बोल दिया तो समझ गए बात। शेल बोलते तो फ्यूचर तो था ही, विल बोल दिया फ्यूचर तो है ही,
लेकिन आपने सर आई के साथ तो विल शेल आता है ना, आपने विल क्यों लिख दिया यहाँ? उस दिन तो आपने शेल लिखा था। तो मीनिंग ये है कि जब प्रॉमिस हो रहा हो तो विल उसको आई के साथ शो कर देता है, या बात प्रॉमिस की हो रही है इसलिए विल आ रहा है। ठीक है, वी विल डिटरमिन टू फाइट फॉर जस्टिस। एक सेंटेंस जो बिना मॉडल के लिखा गया। डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, मतलब मन में पक्का है हमारे कि हम फाइट करेंगे जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ, इसको वी विल फाइट फॉर जस्टिस, वी आर डिटर्मिनेंट होना चाहिए। वी आर डिटर्मिन्ड टू फाइट फॉर जस्टिस, तो मॉडल से लिखा वी विल फाइट फॉर जस्टिस। क्या शो कर गया यहाँ? पिछले सेंटेंस में शो कर गया प्रॉमिस और इसमें डिटर्मिनेशन। ऐसा कुछ जब आप पढ़ते हैं बुक्स में तो बात समझ में कम आती है। डिटर्मिनेशन कभी लिखते हैं, कभी प्रॉमिस लिखते हैं, कभी कहते हैं जी फ्यूचर के लिए यूज हुआ है, पूरी बात समझ में नहीं आती। यहाँ वी विल फाइट फॉर जस्टिस का मतलब है तो बात फ्यूचर की हो रही। तो अगर हम फ्यूचर का सोच के भी लिखते हैं, फ्यूचर का सोच के भी लिखते हैं तो आएगा तो विल शैल ही। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि वी के साथ शैल आता है, यहाँ क्या लिखा है? विल। तो व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, डिटरमिन्ड का मतलब किसी काम को करने में आप डिटरमिन्ड होते हैं ना, तब भी आप वी के साथ विल लगा करके जब बात को बोलते तो आप समझ जाइए या क्यों लगा है, या तो डिटर्मिनेशन शो किया जा रहा है या प्रॉमिस हो रहा है, इसलिए लगता है। चलिए आगे। द नेक्स्ट यूज, आई इंटेंड टू फिनिश इट टूडे। बिना मॉडल के बात लिखी गई, मॉडल तो है ना इसमें, लेकिन जब मॉडल से इसी बात को बोला जा रहा है तो आई विल फिनिश इट टूडे। एक बार फिर नज़र तो हमें फ्यूचर ही आ रहा है इसमें, नज़र तो फ्यूचर ही आ रहा है, लेकिन आई विल क्यों लिखा है सर? आई शैल होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि आई इंटेंड टू फिनिश इट टूडे में क्या नज़र आ रहा है? जब किसी काम को पूरा करने या करने में आपका इंटेंशन हो, इंटेंशन का मतलब पक्का इरादा हो, तो बात वहीं रुक गई है। तो डिटर्मिनेशन और पक्का इरादा, पूरे इरादे के साथ आप बात करें, इस काम को तो मैं शाम तक खत्म कर ही दूंगा, इस काम को तो मैं शाम तक खत्म कर ही दूंगा। एक बार इस सेंटेंस में आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, अपना ही कोई काम कर रहे हैं, इसको तो भैया शाम तक पूरा कर ही दूंगा मैं, ठीक है। किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं नहीं, आप अंदर से या तो डिटरमिन्ड है और या फिर आपका इंटेंशन है उस काम को पूरा करने का, मन बना रखा है कि इसको आज ही आज पूरा करना है मैंने। बात फिर फ्यूचर की तरफ जा रही है। तो मैंने पहले बोल दिया कि सेंटेंसेस में आप जब तक ये समझ रहे हैं कि बात तो फ्यूचर की जा रही है ना, तो यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आएगा तो विल शैल ही, है ना। तो जवाब ये भी मिल रहा है साथ साथ कि यहाँ आई के साथ आपने शैल तो लगाया नहीं, उस दिन तो लगाया था, है ना। शैल के साथ भी आएंगे ये सेंटेंसेस, शैल वाले भी आएंगे अभी। आई विल फिनिश इट टुडे का मतलब है आई इंटेंड टू फिनिश इट टुडे, मेरा खुद का मन में इरादा ये है, इरादा बना रखा है कि मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो इंटेंशन के टाइम भी आप आई के साथ शैल की बजाय विल लगाते हो। और चौथा पॉइंट है आई एम विलिंग, बात वहीं आ गई, इंटेंशन हो, विल भी मन की इच्छा होती है, विलिंग टू हेल्प यू, आई एम विलिंग, मेरा मन है मैं आपकी हेल्प करूं, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू में यहाँ जरूरी नहीं है कि प्रॉमिस हो, इसलिए सेंटेंस को बिना मॉडल के भी लिखा गया है कि आपको समझ में आ जाए मतलब क्या बन रहा है। आई विल हेल्प यू, तो इसका हिंदी मतलब तो मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम चाहो चाहे ना चाहो मैं तो तुम्हारी हेल्प, ये भी तो बन सकता है। लेकिन यहाँ साफ कर दिया कि इंटेंशन क्या है, मतलब क्या चल रहा मन में, आपने आई विल बोल दिया, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मेरी इच्छा है मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी इच्छा है हेल्प करूंगा। तो यहाँ भी आई के साथ हम शैल नहीं विल लगाएंगे जब आप किसी काम को करने में विलिंग है। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने अभी रखे गए हैं, अभी शैल आएगा तो बात और साफ होने वाली है। यस, देखें जरा सेंटेंसेस को, हमें मालूम है पहले से, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है सर सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ
शैल आता है। तो एक बार इसी पॉइंट को ले लिया गया। आई शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। आई शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। सर आई विल क्यों नहीं लिखा? विल भी सही है, शैल भी सही है, लेकिन आई के साथ शैल, ये जो पॉइंट आपको पहले से मालूम है उसी को लिखा गया है। क्या स्टूडेंट्स को इसके बारे में एक पॉइंट स्ट्रांगली मालूम होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, वो क्या? आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, उस पॉइंट को रखा गया है। तो आप बोलते हो ना आई के साथ शैल आता है, बस उतना ही। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस टेंस बन रहा होता है जब आई के साथ शैल, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। उल्टा क्यों हो जाता है कभी? विल के साथ तो बताया, अभी शैल की बारी आने वाली है। यू शैल गेट ए रिवॉर्ड, ये क्या कर दिया सर? सर यू के साथ तो विल आता है, क्या कर दिया आपने? क्या लिखा अब? शैल। अब कारण जानिए, शैल क्यों आता है? यू के साथ हमने शैल क्यों लगा रखा है? गेट ए रिवॉर्ड, सामने क्या लिखा है? प्रॉमिस। इसका मतलब अब मैं दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करूं, प्रॉमिस जब किसी सेंटेंस में हो तो ये मॉडल्स उल्टा चल रहे हैं। यानी वैसे तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल, और बाकी सबके साथ विल। लेकिन जब प्रॉमिस हो तो हमने विल वाले में देखा, प्रॉमिस में आपने वहां क्या किया हुआ था? आई के साथ क्या कर दिया था? शैल, आई के साथ विल, और वी के साथ क्या कर रखा था? विल, वी विल। तो प्रॉमिस के टाइम उल्टा हो रहा है। यू के साथ वैसे तो विल होना चाहिए भाई, लेकिन लगा क्या है? शैल। प्रॉमिस किसी के साथ कर रहे हो तो आप यू के साथ फिर विल ना बोले, शैल का यूज करें। यू शैल गेट ए रिवॉर्ड से समझ जाएंगे, मॉडल यूज होने से समझ जाएगा सामने वाला भी कि क्या मतलब बन रहा है इस बात का, कि वो प्रॉमिस कर रहा है इसलिए शैल बोल रहा है। तो व्हेन वी प्रॉमिस टू समबडी, आई के साथ वी के साथ जबकि शैल लगता है, हम विल लगाना स्टार्ट करते हैं। यू के साथ और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, हम शैल लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यू आर ऑर्डर टू कम इन टाइम, बिना मॉडल के एक सेंटेंस बोला गया जिसका मतलब क्या बनता है? आपको वो आदेश दिया जाता है समय पे आया करें, और मॉडल से उसी सेंटेंस को क्या बोला गया? यू शैल कम ऑन टाइम, कम इन टाइम, यू शैल कम इन टाइम। शैल क्यों बोल दिया? और वो भी किसके साथ? यू के साथ। इसका मतलब दोनों में बताइए क्या चल रहा है यहाँ? आदेश। जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर के साथ ये भी बातें आएंगी, क्या मतलब बनता है उनका? क्योंकि एक मॉडल को आप दो तीन जगह यूज कर जाते हो, है ना। जैसे आगे शुड और ought to की बात आएगी, दोनों एक जगह यूज कर सकते हो, बुक्स भी लिखती हैं, तो फिर अलग अलग कब कर सकते हैं, वो सारी बात आगे आएगी। यू आर ऑर्डर टू कम इन टाइम। हम यहाँ इस तरफ पॉइंट कहाँ देख रहे हैं, फोकस कहाँ है? यू के साथ विल आता है सर, लगा क्या रखा है? शैल, और वजह उसकी क्या जा रही है? ऑर्डर। यहां पे भी ऐसा ही कर रखा है सर, वजह क्या जा रही है? प्रॉमिस। और पहला पॉइंट ये था आई के साथ शैल, हाँ अब ठीक है, आई और वी के साथ तो शैल ही आता है। वहां कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखा गया, वहां क्या था? सिंपल फ्यूचर में तो आप भी जानते हैं ऐसा ही होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस बनता है तो आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आता है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही बुक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे। क्या कहते हैं अगले सेंटेंसेस? फिर यू के साथ शैल दिखाई दे रहा है, सारी बात उसका कारण ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एक बार। यस, ऑर्डर के टाइम उल्टा हो रहा है काम, ऑर्डर के टाइम उल्टा हो रहा है, मतलब हम हमारा फोकस अभी विल शैल पे ही है, बाकी मॉडल्स को बीच में नहीं लाए, बाकी की तो बात होनी बाकी है। यू शैल नेवर कम लेट इन माई क्लास। अब सुनिए, एक मैं वैसे एग्जाम्पल भी साथ साथ दे देता हूं। आपका कल एग्जाम है, कोई एग्जाम है, और आज आपकी काउंसलिंग के अंदर आपको कहा जा रहा है यू शैल कम ऑन टाइम। कान खोल के सुन लीजिए, ये ठीक है, पर आपने नोटिस किया एक जो बोल रहे हैं इनको बोलना नहीं आता, इनको इंग्लिश नहीं आती क्या? यू के साथ शैल बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट है इंग्लिश में, वो यू के साथ शैल इसलिए बोल रहे हैं कि आप पर कोई नियम लगाया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है और साथ में कोई ना कोई नियम के अंदर बांधा जा रहा है। यू शैल नॉट ब्रिंग एनी ब्लैंक पेपर
और एनीथिंग रिटन ऑन ए पेपर विद यू। आप अपने साथ कोई खाली पेज या कुछ भी लिखा हुआ पेज अपने साथ नहीं लाएंगे। ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट चल रही है? ऑर्डर चल रहा है। तो यू के साथ शेल बोल रहा है, बस पंगा यहाँ है, ये नहीं समझ में आ रही बात। यू के साथ क्या बोल रहा है? शेल। हमारा माइंड कहाँ है? सर यू के साथ विल होता है। बुक्स में देखते हैं फिर दिखता है यू के साथ कभी विल लगा रखा, कभी शेल, ये समझ में नहीं आ रही। पर बुक में हर जगह साथ में लिखा नहीं होता। अब वार्निंग चल रही है, अब ऑर्डर चल रहा है, अब प्रॉमिस चल रहा है, ये नहीं लिखा होता। उस सेंस से अगर हम उसको समझते हैं, यू शैल नेवर कम, सॉरी यू शैल नेवर कम लेट इन माई क्लास, मेरी क्लास में कभी लेट नहीं आओगे, समझ गए ना? इसका मतलब वार्निंग चल रही है, ऑर्डर चल रहा है, तो यू के साथ शैल चल रहा है, जिससे समझ में आए कि ऑर्डर दिया जा रहा है। मतलब जो मन से हम कहना चाहते हैं ना, जो आपके मूड के अंदर बात है, मन के अंदर है, वो आप सही कन्वे कर जाएं, मॉडल उसको सही कन्वे करता है ना? देखिए, मान लीजिए किसी को इंग्लिश बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, और ये कहनी तो ये बात है यू शैल नेवर कम, मन में तो ये है, हिंदी में उसके मन में है मुझे ये आदेश देना है कि मेरी क्लास में कभी लेट नहीं आओगे। हिंदी में बोल रहा है तो सही बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में बोलते समय यू मे नेवर कम इन माई क्लास, यू मे नेवर कम लेट इन माई क्लास। ठीक है, मे से कोई सेंस तो जा रहा है, लेकिन जो उसके मन में है वो सेंस निकल कर वहां तक नहीं पहुंच रहा। मन में क्या है? मतलब मेरा ये आपको ऑर्डर है, आदेश है, या वार्निंग दे रहा हूं। आपने तो मे बोल दिया, तो मे से तो समझने वाले और तरफ पहुंच गए, है ना? यू शुड नेवर बोल दिया, किसकी जगह? शैल की जगह। यू शुड नेवर कम लेट, तो ये तो शुड का मतलब तो हमें भी पता है क्या होता है, चाहिए। आपको मेरी क्लास में कभी लेट नहीं आना चाहिए, तो ये तो एक सुझाव हो गया। जबकि मन से आपके कहना क्या चाहते थे? मैं जा करके वार्निंग दूंगा, मेरी क्लास में कोई लेट आएगा तो मैं ऐसा आने नहीं दूंगा, मैं आपको क्लास में घुसने नहीं दूंगा, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा घर पे। कहना तो मन से ये चाह रहे हो, मॉडल आप यहाँ दूसरा लगा रहे हो, कभी शुड बोल रहे हो, कभी मैं बोल रहे हो, तो वो कन्वे नहीं कर पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? यू ought to never come late in my class, समझ गए ना? हाँ, ought to तो एक मीनिंग होता है जब हम शुड जैसा ही मीनिंग लेना चाहते हैं, आगे आएगा उसमें हम इलेबरेट करेंगे पॉइंट को। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू के साथ शेल होना विल चाहिए। शेल बोलते तो फिर समझ में आ रहा है ये वार्निंग हो सकती है। शेल वी गो फॉर ए पिकनिक, एक सजेशन, एक प्रस्ताव देते समय भी बोला जाता है। या मैं हिंदी में सीधा समझाऊं, जब आपका सेंटेंस हिंदी में लास्ट के अंदर ए या ऊ पे खत्म होता है, हालांकि ये देसी इलाज है, इंग्लिश में तो मैं समझा रहा हूं। यहां पिकनिक चले, ए मैं आऊं क्या? कोई काम कर रहा है, उससे ठीक से हो नहीं रहा, जैसे कि एक बच्चे को, हमने अपने बच्चे को जो जिसकी उम्र 10 साल है उसको कह दिया भाई अब तू बड़ा हो गया, अकेले नहा लिया कर। और हम सामने देख रहे हैं कि इसके पहली बार नहा रहा है, अकेला काम हो पाएगा या नहीं, गिर तो नहीं जाएगा, साबुन ठीक से लगा रहा है, पानी ठीक से डाल पाएगा नहीं, तो हमने देखा कुछ अटपटा लग रहा था, ये नहीं कर पाएगा, शलाई कम, आऊं क्या, है ना? आप कहीं परमिशन नहीं ले रहे, आऊं इट मीन्स एक सजेशन, एक प्रस्ताव है, मैं जुड़ जाऊं आपके साथ। शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, चलें क्या, पिकनिक चलें क्या, है ना? एक सुझाव जैसा, एक प्रपोजल जैसी बात हो तब भी हम शैल बोलते हैं। आया तो वी के साथ है, शैल के यूजेस बता रहा हूं मैं। शैल आई प्रिपेयर टी, क्वेश्चन मार्क पीछे, हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे, परमिशन नहीं मांग रहे कि मैं चाय बना लूं क्या। इसका मतलब ये है आप किसी को ऑफर कर रहे हैं चाय बनाओ, तो सामने वाला अभी हाँ ना नहीं भी कहता, उसके बाद भी हम किचन में पहुंच जाते हैं, है ना? तो चलो मैं चाय बना देती हूँ, होता है कि नहीं ऐसा? सर्दी कितनी है ना, चाय बनाओ, इतने में किचन में पहुंच भी गए, चलो कोई बात नहीं पी लेना, मूड नहीं भी है तो वो जो ऊ कहा है ना आपने, चाय बनाऊं, ऐसा करूं, मैं आऊं, ये सेंटेंसेस भी शुरू में शैल लेते हैं। नहीं तो होना तो चाहिए कैन आई प्रिपेयर टी, मे आई प्रिपेयर टी, परमिशन ले रहे हैं आप, मे आई प्रिपेयर टी,
परमिशन के टाइम तो ये होना चाहिए। आप शैल क्यों बोल रहे हैं, तो सामने हमने लिख दिया है। इस टाइम मूड क्या कह रहा है, एक सजेशन या प्रस्ताव। शैल आई प्रिपेयर टी, शैल आई कम देयर, उधर मैं आऊँ क्या, मतलब जैसे मैंने बच्चे के नहाने की बात की, शैल आई कम देयर, चलो मैं आता हूँ। उसके बाद आप चल भी पड़े, शैल आई कम, तो ये जो सेंटेंसेस चल रहे हैं ना, ये परमिशन नहीं है आपकी, किसी से परमिशन नहीं मांग रहे, यहाँ भी शैल कम यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा ही बताया मैंने, ई पॉइंट तक पहुंच गया हूं मैं, जबकि बुक्स 3 या 4 पॉइंट्स, और चौथे में मैं खत्म भी कर देता तो यहाँ तक बात ना पहुंचती, ना कोई डाउट होता। फिर भी मैंने ये बताया कि आप शैल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं, क्या पढ़ा दिया, क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट था, कब आई वी के साथ शैल यू में, शैल विल में बदल जाता है, और बाकी सबके साथ भी उल्टा हो रहा है। तो सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे, क्या क्या चीज़ बताइए, बोल के देखेंगे। एक्चुअली इस तरह के टॉपिक को बोल के निकाला जाता है, नियम रट के आप इसको पूरा नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंसेस हमें बोलने आते हैं, सिंपल फ्यूचर के लिए बोलना आता है हमें, है ना। जहाँ जहाँ नहीं आता तो उसमें हम देखेंगे, हम ऐसा कहें, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात भी है, ऑफर करते समय ऐसा कह सकते हैं। चलिए किस पे आ गए, कैन पे। कौन सा मॉडल चल पड़ा, कैन। कैन का भी यूज सर हम पहले से जानते हैं। कौन सा जानते हैं, एक जानते हैं, 2 जानते हैं, है ना। हो सकता है फिर सारे जानते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ लिखे नहीं हुए, तो हम उसको निकाल देते हैं पढ़ के। कैन का जो मतलब होता है, पहले सेंटेंस देखें, उसके बाद यहाँ आएंगे कि क्या सजेशन क्या जा रहा है। ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। एबिलिटी, एबल वर्ड बोल तो दिया आपने, है ना। हमें भी पता है कैन एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, पता है हमें। ये सेंटेंस क्या बता रहा है, ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। मॉडल के रूप में यूज करते तो हम ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स करते। इसका क्या मतलब है, साफ पता चल रहा है कि आपने यहाँ लिख तो दिया, किसके लिए यूज हुआ है, एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी के लिए। इसका मतलब जोर इतना है कि इस बॉक्स को तो वो एक हाथ से उठा दे, है ना। तो आपकी एबिलिटी को, पावर को, या पावर वर्ड भी लिखा है तो पावर को शो करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट एक क्लियर हुआ। ही इज कैपेबल ऑफ, क्या लिख दिया ये, ही इज कैपेबल ऑफ टीचिंग हायर क्लासेस। एक टीचर के लिए बात बोली जा रही है। ही इज कैपेबल ऑफ, मॉडल यूज नहीं किया, मॉडल यूज नहीं किया। ही इज कैपेबल ऑफ टीचिंग हायर क्लासेस, इसका मतलब उसमें कैपेबिलिटी है, योग्यता है कि वो हायर क्लासेस को पढ़ा सकता है। हालांकि मीनिंग आपको मालूम है, कैन का जो मीनिंग है वो सकता के रूप में होता है, सकता के रूप में आ रहा है, तो इस सेंटेंस में आ रही है, लेकिन सकता के रूप में और बहुत मॉडर्न है। आज बारिश हो सकती है, ये भी सकता ही था, ये भी सकता था। ही इज कैपेबल ऑफ टीचिंग हायर क्लासेस, तो इसका मतलब है उसमें कैपेबिलिटी है। साफ आपने वर्ड डाला लेकिन मॉडल नहीं डाला, मॉडल से बोला लिखा तो ही कैन टीच। कैन का क्या मीनिंग होता है जी, बता तो दिया। यहाँ क्या क्या शो कर रहे हैं उसकी, कैपेबिलिटी। ऊपर क्या शो कर रहे थे, एबिलिटी या पावर, उनको बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सेंटेंसेस एक्चुअली आपको आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हुआ किसके लिए यूज है, परमिशन लेने के लिए यूज हुआ है, पावर के लिए यूज कर रहा है, कैपेबिलिटी के लिए यूज कर रहा है, किस चीज के लिए यूज हुआ है। सही तरीका ये है टॉपिक को करने का कि कौन सा मॉडल कहाँ कन्वे क्या कर रहा है, क्या चीज कन्वे कर रहा है। ओके, अब आती है बात 2 मॉडल्स के बीच में समझाने की। ये लिखता है टू गिव परमिशन, यू आर अलाउड टू गो होम, यू कैन गो होम, बोलते हैं कि नहीं। यू आर अलाउड टू गो होम कहना हो, या यू आर परमिटेड टू गो होम बिना मॉडल के बोला गया, और यू कैन गो होम मॉडल के साथ बोला गया। क्या मीनिंग है यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो, मीनिंग हमें भी आता है। यहाँ कोई अपनी पावर दिखा रहा है नहीं, अपनी कोई मेंटल एबिलिटी बता रहा है ये भी नहीं। ये 2 पॉइंट्स तो पहले निकले। इस बार क्या हो रहा है,
परमिशन दी जा रही है इस बार। तो कैन जो है वो परमिशन देने के लिए भी यूज होता है। परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए कई बार हम कैन का यूज सुनते हैं। पहले सेंटेंसेस पूरे कर लें। कैन और क्या सेंटेंस हमारे सामने आता है? कैन का नहीं है, ठीक है। परमिशन लेने देने के लिए अब थोड़ा सा फर्क समझ लें। कोई ये बोल रहा है मे आई कम इन और कोई कह रहा है कैन आई कम इन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले भी आप सर एक मॉडल में समझा गए हमें कि मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और कैन आई कम इन भी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों बोलते हैं? जब दोनों का मतलब एक है तो एक बोलना चाहिए, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो आप। मे आई हमने सुना है, कैन आई भी सुना है, कहीं पढ़ा भी है। अब सुनिए दोनों में फर्क, डिफरेंस क्या है। बुक्स में भी जब पढ़ते हैं ना तो बुक्स इतनी बात पे छोड़ देती हैं कि वो फॉर्मल है वो इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल है वो इनफॉर्मल है, ठीक है। एस पी चालिया लिखते हैं सर यूजिंग ऑफ कैन शो इम्पोलाइटनेस, ठीक है, ये भी मान लिया, कहीं कहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ आपका कोई सेंटेंस तो आपने नहीं लिखा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ऐसा होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, एक बच्चा जब क्लास में टीचर से पूछ रहा है मैम मे आई कम इन या सर मे आई कम इन पूछ रहा है, तो टीचर के आंसर का वो वेट कर रहा है, सीधा घुस नहीं जाता क्लास में। मे आई कम इन, टीचर के आंसर का वेट कर रहा है। कई बार टीचर का ध्यान नहीं होता कि वो आपसे पूछ रहा है मे आई कम इन, 2 बार बोल चुका है। टीचर दूसरे बच्चों को कह रही है आपने होमवर्क किया, कॉपी क्यों नहीं चेक करवाई, आप किधर चले गए थे, बहुत देर बाद आए हो, कहाँ थे आप, आपका ध्यान किधर है। तो दूसरे बच्चों के साथ बिजी है। वो तीसरी चौथी बार बच्चा कह रहा है मैम मे आई कम इन। बच्चा इतना पूछने के बाद अंदर नहीं आ रहा है ना। तो आप ये देखिए, ये फॉर्मल परमिशन फॉर्मल चल रही है, इनफॉर्मल नहीं। कैसे कि आप सामने वाले के आंसर का वेट कर रहे हैं कि वो हाँ कहेगा या ना। और बुक्स में लिखा होता है एल्डर्स के साथ ऐसा किया जाता है। हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ बात भी करेक्ट बैठती है। टीचर्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं हमसे, तो सीधा आपने जिस तरह लिखा है इम्पोलाइट लगता है वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। दूसरी बात, आप अपने दोस्त के रूम में गए हैं, आप कहाँ रहते हैं, एक कहीं हॉस्टल में रहते हैं, फ्रेंड के रूम में जाते हैं, हल्का सा नॉक, कई बार तो करते ही नहीं है, नॉक किया, हेलो कैन आई कम इन, अरे ये बुक ले लो क्या तेरे, ये 2 मिनट चाहिए यार मेरे को। और अभी तो उसने कुछ बोला ना किया, बुक भी उठा ली, चल भी दिए, ये बाद में दे दूंगा तेरे को। आपने अभी पूछा था कैन आई कम इन, अभी तो बेचारे ने जवाब ही नहीं दिया कि कैन आई आना भी है कि नहीं आना। तो हम क्वेश्चन करते ही, परमिशन मांगते ही घुस जाते हैं कि नहीं। टीचर की जेब से स्कूल या कॉलेज में सीधा पेन निकाल के कह सकते हैं सर कैन आई टेक योर पेन फॉर 1 मिनट। सर इसमें ऐसा था, पेन तो मैंने रखा था, पता नहीं भूल गया मैं, तो 2 मिनट बस ये लो सर। ऐसा नहीं करते, दोस्त की पॉकेट से कर सकते हैं। और वो पूछते भी साथ में कैन आई टेक, 1 मिनट पेन ले लो तेरा, उठाया, लिखना शुरू कर दिया। अभी तो उसने आपको परमिशन दी कहाँ है कि आप नहीं मुझे चाहिए या मैं नहीं दे सकता या मत लिया कर मेरा पेन, या ऐसा कुछ नहीं बोला। इनफॉर्मल वे था दोस्त के साथ, जैसा आपने लिखा ना पोलाइट इम्पोलाइट, ठीक है, वो बात भी बैठती है। बड़ों के साथ ऐसा करते हैं तो थोड़ा इम्पोलाइट लगता है, आप भी करेक्ट है वहाँ। हमारा काम था दोनों में एक बार यहाँ तक बात पहुँच जाए कि डिफरेंस क्या होता है, हम समझ गए है ना। कहाँ कैन, बुक में पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए उतनी बात समझ में नहीं आती, जब उसको फील कर जाते हैं आप। इसलिए अगर स्पोकन का हल्का सा टच हो तो ना तो किसी टीचर को समझाने की ज़रूरत, ना आपको कभी पूछने की ज़रूरत है कि कौन सा किसकी जगह यूज़ होता है, क्योंकि स्पोकन में एकदम से मे का माइट हो रहा है, कभी कैन की जगह मे हो रहा है, मे की जगह कैन हो रहा है, सब पता चलता है कि इस टाइम मूड क्या कह रहा है, मूड पे डिपेंड हम बात को कर देते हैं। चलिए फिर भी बताया मैंने। हम आगे आ गए किस पे, शुड पे। किसका पास्ट होता है ये, शैल का, शैल का। यहाँ तो कुछ खास मिलेगा हमें पढ़ने को। शुड का एक मीनिंग जो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह जानते हैं, और कई तो सिर्फ एक ही मीनिंग जानते हैं कि शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब चाहिए। जब सलाह दी जाती है तब हम शुड यूज़ करते हैं, यू शुड स्टडी हार्ड, आपको ना
थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए जी, है ना। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। सलाह देते समय चाहिए जैसा जब मीनिंग आ रहा हो तब हम शुड यूज़ कर देते हैं, इतना ज़रूर पता है। ठीक है, वो मीनिंग पहले लिख दिया मैंने जो आपको मालूम है। आपको का यहाँ सेंस है, आपको का यहाँ मेरे सेंस है, करीब होंगे 30% स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट आंसर भी देते हैं तो उनको पहले से बात पता होती है। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसा मिलेगा, यहाँ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आए रखे गए हैं। एडवाइस या सजेशन के टाइम हम शुड का यूज करते हैं। आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, बिना मॉडल के एक सेंटेंस को बोला गया, क्या है उस सेंटेंस में, ये वर्ड भी डाल दिया गया। क्या दे रहे हैं आप? एडवाइस। मैं आपको सलाह देता हूं किस चीज की? मेहनत करने की, वर्क हार्ड करने की। उसी को मॉडल से बोला गया यू शुड वर्क हार्ड। शुड का क्या सेंस बैठ रहा है? मॉडल का अपना सेंस। किसी एक दो मॉडल्स में हम हिंदी बता सकते हैं, अपना सेंस नहीं बता सकते। कैन का मतलब क्या होता है जी? कैन मतलब जैसे सकता, जैसे सकना करके पूरा कर देते हैं। वुड का क्या मतलब होता है? वुड का मीनिंग जैसे जी, वुड का मतलब सर जी, सर वुड का जैसे मतलब अपने कहते हैं ना सर जी, वुड मतलब जैसे कि खत्म कहानी, क्योंकि वुड का अपना सिंगल वर्ड में मीनिंग हिंदी में बता नहीं पाते, है ना। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, छोटी सी बात है, छोटी बात को मैं यहाँ चलो टाइम जिसमें कम लगता है बता देता हूँ। 15 सेकंड रुक, 10 सेकंड रुकिए, एक बार बात पूरी होने दीजिए। एडवाइस या सजेशन के लिए हमें यूज़ किया, हम भी जानते हैं यू शुड वर्क हार्ड, हम जानते थे सर इसमें सलाह जा रही है, शुड का यूज़ हुआ है। इट इज़ योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स, इसमें भी सलाह तो है, सलाह तो है, लेकिन वर्ड क्या डाला गया? ड्यूटी। तो एक सलाह के रूप में जब किसी की कोई कर्तव्य बनता हो, उसको समझाना हो, तब भी हम शुड का यूज कर देते हैं। मीनिंग तो फिर भी सर वही आया, मीनिंग तो फिर चाहिए जैसा ही आया है ना। सेंटेंसेस नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, कोई बात नहीं। देखिए क्या लिखा है, वीक पॉसिबिलिटी इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सर समझ नहीं आई बात, पूरी समझ में नहीं आई। वीक पॉसिबिलिटी कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू हैपन टू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी। ऊपर लिखा वीक पॉसिबिलिटी, ऊपर लिखा वीक पॉसिबिलिटी। वीक पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी किसी बात की वीक नज़र आती है तो हम शुड का यूज़ कर देते हैं। लेकिन ये सेंटेंस लिखा कैसे गया है? इफ़ यू हैपन टू, सर ये समझ नहीं आया, हैपन टू मीट, इफ़ यू मीट हिम होता तो हम समझ जाते। इफ़ यू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी, अगर आप उससे मिलो उससे कहना मुझसे मिले, ठीक है। इफ़ यू हैपन टू का मतलब ये है कहने वाले को भी मालूम है ये उससे, इसकी उससे मिलने की संभावना बहुत कम है, तो मैंने तो इसको ये कह दिया कि उसको कहना मेरे से मिले, उसको कहना मैं याद कर रहा था मेरे से मिले। बोलने वाले को ये पहले से पता है कि इसकी उस बंदे से मिलने की संभावना कम है, तो उसने बोल दिया। यहाँ शुड यूज़ करें तो कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा? ये बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। शुड यू हैपन टू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी, ये क्या? हम तो शुड का मतलब समझ रहे थे चाहिए होता है, अब यहाँ चाहिए जैसा तो मीनिंग नहीं आ रहा। यहाँ क्या बताया जा रहा है? शुड यू मीट हिम, हैपन टू इसलिए कट गया क्योंकि हैपन टू की जगह हमने मॉडल ले लिया। शुड यू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी। सर शुड का मतलब चाहिए, समझ नहीं सेंटेंस क्या है? आपको उसके मिलना चाहिए? नहीं, वही चीज़ समझाई जा रही है कि हमेशा चाहिए मतलब नहीं है। वो कह रहा है पॉसिबिलिटी वीक है, वीक पॉसिबिलिटी जब होगी तो आप इस तरह शुड का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको जो मैंने बताया था कि इफ़ की जगह कुछ वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। इफ़ की जगह कौन से वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं? जैसे कि
अनलेस यूज हो जाता है, इन केस यूज हो जाता है। इफ की जगह टाइम बताने वाले वर्ड्स भी आते हैं, एज सून एज, व्हेन या बिफोर, आफ्टर भी आते हैं। वर से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, हेड से भी स्टार्ट हो जाता है पूरा कंडीशनल का टॉपिक, तो शुड से भी आपको कोई ना कोई सेंटेंस स्टार्ट मिलता है। हैरान मत होइए, उसका मतलब ये बनता है कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए बोला जा रहा है। ये कंडीशनली चल रहा है। शुड यू मीट हिम, अगर आप उससे मिले ना, उसको कहना मुझसे मिले। तो शुड यू मतलब इफ यू हैपन टू, ये लिखा हुआ है, इफ यू हैपन टू मीट हिम, ये कंडीशनली है। अच्छा, कंडीशनल में इफ की जगह शुड यूज कर सकते हैं, यस, चाहिए जैसा मीनिंग यहाँ है नहीं, ठीक है। अब आती है बात, पहले जवाब दे दूं, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है सर एडवाइस और एडवाइज में क्या फ़र्क होता है। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा फर्क, ये नाउन के रूप में यूज़ होता है और ये वर्ब के रूप में यूज़ होता है। सर एग्जांपल दीजिए, नाउन के रूप में यूज़ कैसे? ओके, जैसे कि गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ अच्छी तरह समझने के लिए कि नाउन है कैसे, ये नाउन बन कैसे गई है, हमें तो अभी भी नजर आ रहा है यहाँ वर्ब होनी चाहिए, नाउन कैसे बनी। आप ऐसा कीजिए, इसके पैरेलल एक सेंटेंस देखिए, गिव मी अ बुक, क्योंकि गिव मी के तुरंत बाद आप एक नाउन का जिक्र कर सकते हैं, सेंटेंस ही ऐसा है, एक नाउन का जिक्र आने वाला है। गिव मी अ पेन, गिव मी योर बुक, आपको मालूम है ना ये क्या बोल रहे हैं हम। गिव मी अ चेयर, एक कुर्सी देना। गिव मी, नाउन बोली 4 बार आपने, चेयर, बुक, पेन बोली ना। गिव मी, इसका मतलब आगे एक नाउन आएगी, और जब नाउन के रूप में आप एडवाइस को यूज करते हैं तो सी लिखा मिलता है, एस नहीं। और जब एडवाइस यूज करते हैं तो वर्ब के रूप में यूज होता है, जैसे ही एडवाइज्ड मी टू, आगे सेंटेंस है, टू वर्क हार्ड, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो यहां अगर यहां ऐसा कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन भी सकता है इस पे, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, तो आपने देखा कि एडवाइस भी होता है, सीई भी होता है, एससी भी होता है, तो डिफरेंस दोनों में मालूम नहीं, लेकिन चल सकता होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, इसमें एरर निकालिए, किसमें किसमें, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, RAS के पेपर में क्वेश्चन चल पड़ा, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, क्या एरर है, सही है सेंटेंस तो, सिर्फ उसने क्या किया, नाउन के साथ ईडी लगा के आपके सामने रख दिया, जबकि होना चाहिए था वर्ब का जिक्र होना चाहिए था यहाँ। तो एडवाइस CE इज ए नाउन, एडवाइस SE इज ए वर्ब, गॉट इट। चलिए आगे क्या कहता है सेंटेंस। ये है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की बात, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। देखते हैं क्या कहता है। ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, वो भी ध्यान से देख लें। सेंटेंस लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, एक बार ध्यान देना अच्छे से, है ना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये एग्जाम में आने लायक बात हो सकती है, मेहनत करो। आपको मालूम है लेस्ट अकेले का मतलब क्या होता है, क्या वर्ड है ये? लेस्ट का मीनिंग होता है, हिंदी के 4-5 वर्ड्स और लेस्ट अकेला बराबर मीनिंग दे रहे हैं। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ताकि ऐसा ना हो कि, और ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है। नेगेटिव से मतलब है, जैसे आप कई वर्ड्स जानते हो, अनलेस अपने आप में, अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, फ्यू अपने आप में नेगेटिव है, लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली है, स्कैर्सली है।
कई सारे वर्ड्स हैं जो अपने आप में नेगेटिव हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें नो दिख जाता है, वो वैसे ही पता चलता है ये नेगेटिव है। नन हो गया, नथिंग हो गया, ये इनके अंदर नो दिख जाता है। नेवर हो गया, नेवर का मतलब भी जानते हैं, नेगेटिव है। इसी तरह लेस्ट भी अपने आप में नेगेटिव है। और ध्यान रखें, अगर हम इसका सही मीनिंग निकालें, मीनिंग बनता नहीं है, मीनिंग बनता नहीं है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करो, ताकि ऐसा ना हो कि यू शुड फेल। अब शुड का मतलब लेके बैठे हम चाहिए, यू शुड फेल मतलब आपको फेल हो जाना चाहिए, मीनिंग तो ये बन रहा है, आगे जाके मीनिंग बन रहा है यू शुड फेल। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आपने नेगेटिव वर्ड को लगा ही रखा है तो अनलेस की तरह फिर आप आगे नोट नहीं लगा पाते, क्योंकि अनलेस क्लॉज में हमने सीखा ना, नोट नहीं आगे आना चाहिए। इसी तरह लेस्ट में भी फिर आगे उस क्लॉज के अंदर, सेंटेंस के अंदर नोट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर हम कहते हैं ऐसे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो ऐसा लगता है ये सेंटेंस बोलने में लगता है ठीक है, अब ठीक है, नोट लग गया ना। अरे मेहनत करो ताकि ऐसा ना हो कि यू शुड नॉट फेल, कहीं फेल ना हो जाओ, ये सुनने में ये ठीक लगता है। इसलिए ये एग्जाम में पूछी जाती है बात कि नोट आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा। और दूसरी बात एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कई बार लेस्ट के साथ दूसरा मॉडल रख दिया जाता है, शुड के अलावा कुछ भी, कैन रख दिया, मे रख दिया, कोई मॉडल रख दिया कोई भी, तो वो पूछते हैं कि आपको मालूम है कि लेस्ट के साथ मॉडल यूज कौन सा होता है। तो लेस्ट के साथ मॉडल यूज होगा तो शुड यूज होगा, है ना, ठीक है। ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि लेस्ट के आगे चलकर शुड आए ही आए। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को यहां तक की नॉलेज है लेस्ट के साथ शुड आता है, ये पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन लेस्ट के साथ हमें अगर कोई मॉडल बैठेगा तो शुड बैठेगा, अदरवाइज बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको बी भी नजर आएगा। आप सेंटेंसेस देखेंगे, मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बाकी सारी बात साइड कर दो। बात दो ही जगह पूछी जाती है यहाँ, लेस्ट के साथ मॉडल गलत लिख दिया जाता है, और या फिर शुड लिखने के बाद नॉट लिख दिया जाता है ना, यही गड़बड़ करवाते हैं। रन फास्ट, तेज दौड़ो, ताकि ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन। अगर हम यू शुड मिस द ट्रेन को अलग से पढ़ते हैं तो मतलब बनता है आपको ट्रेन मिस कर देनी चाहिए, बनता तो ये, फिर हम देखते हैं पूरे का मतलब तो बना नहीं, ये क्या हो गया, तेज दौड़ ताकि ऐसा ना हो कि आपको ट्रेन जो है मिस कर देनी चाहिए। मजा नहीं आया, सेंटेंस बना नहीं, मीनिंग नहीं निकला। ऐसा नहीं है, ताकि ऐसा ना हो, आगे आपने देखा यूज किसका है, शुड का, नॉट आना नहीं चाहिए, नहीं आया, मीनिंग क्या है, ताकि ऐसा ना हो से मीनिंग निकाल लें। अरे तेज दौड़ ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ट्रेन छूट जाए, छूट ना जाए, नहीं कहीं ट्रेन छूट जाए, क्योंकि ना पहले बोल चुके हैं आप, ताकि ऐसा ना हो कि, ठीक है। पुट ऑन योर कोट, कोट पहन लो ताकि ऐसा ना हो कि यू शुड कैच द कोल्ड, सर्दी ना लग जाए। कैच द कोल्ड का मतलब सर्दी ना, अरे कोट पहन ले, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए, है ना, कहीं ऐसा ना हो बोल दिया तो सर्दी लग जाए बोलिए, आगे नॉट मत बोलिए, मत लिखिए। क्या बताया, खास पॉइंट क्या था शुड के बारे में, कि लेस्ट के साथ शुड का जो कॉम्बिनेशन, उसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो ये एक तरह से मेरी तरफ से डबल टिक वाला, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आती है बात। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थोड़ा सा इनको आगे बढ़ा के मॉडल्स के बारे में जानकारी ले करके फिर सेंटेंसेस रखेंगे सामने, फिर आप उसमें एरर डिटेक्शन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय।